हाँ होगा, आ रहा होगा, चेक करो साउंड। वॉल्यूम थोड़ी सी इंक्रीज करो तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा। हाँ मैं कह रहा था साउंड आ रहा है, तुम वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहे थे। ठीक है। 4 MP/L, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही विशाल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जो आपके पास जो ए से डी था, जो आपके पास ए से डी था, वो आपके पास आ रहा है ए से डी, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। अगेन आपके पास यहाँ पर आपके पास जो ये होगा, यहाँ पर हम कर देंगे y1 और यहाँ पे हम कर देंगे आपके पास y2। अगेन यहाँ पे लोड आ रहा है W और यहाँ पे लोड आ रहा है आपके पास W। ठीक है, ये आपके पास कितना हो गया, θ1। इससे कोरस्पॉन्डिंग ये भी कितना हो गया, θ1। ये वाला कितना हो गया, θ2। इसके कोरस्पॉन्डिंग ये भी कितना हो गया, θ2। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। दो जनों ने आंसर निकाले, दो लोगों ने ही आंसर निकाले, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोगों का आंसर कहाँ है? यहां से आपके पास MP, यहां से आपके पास MP, यहां से आपके पास MP और यहां से आपके पास MP, और ये MP क्या हो जाएगा, 0 ड्यू टू हिंज सपोर्ट। और किस किस ने आंसर निकाले बताओ जल्दी से, बताओ आंसर किस किस निकाले। आप तुम कंसिडर कर रहे हो θ2 वाला, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि θ2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2θ1। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सभी का यही आ रहा था क्या? हाँ हिमांशी आपका भी सही है, रिलेशन सभी का यही आ रहा है क्या, θ2 इक्वल टू 2θ1। क्योंकि लोड आप जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो वाले ये वाला कंसिडर कर रहे हैं जो किसके पास है, θ2 के पास है, θ2 के पास है। ये भी आपके पास कितना हो गया, L/3। ये भी आपके पास कितना हो गया, L/3। तो ये भी कितना बचेगा, L/3 ही बचेगा। और किस किस ने आंसर निकाला, टोटल बाय इंटरनल फोर्स इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल के कारण से कौन कौन सा होगा, MP इंटू θ1 प्लस में MP इंटू θ1 प्लस में MP इंटू θ2 प्लस में MP इंटू θ2, और ये हो जाएगा 0 क्योंकि ये हिंज सपोर्ट है। एक्सटर्नल के कारण से क्या करोगे, W इंटू y1 प्लस में W इंटू y2। ओके, ये 1 हो गया, 2 हो गया। y1 की वैल्यू रख दो, y1 की वैल्यू रख दो यहां से। ठीक है, y1 की वैल्यू कितनी जाएगी यहां से, W इंटू 12/3 इंटू θ1 प्लस में W इंटू L/3 इंटू, इसको तो θ2 से लो। ठीक है, W इंटू y1 प्लस में W इंटू y2। ठीक है, दोनों एक ही जगह से ले रहे। ठीक है, W इंटू 12/3 इंटू θ1 प्लस में 3 इंटू θ1। θ1 θ2, θ2 की जगह 2θ1 रख दो यहाँ पे, 2θ1। 1 2 और 2 कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4 MP इंटू θ1, और यहाँ पे आपके पास आ W इंटू 12/3 इंटू θ1 प्लस में W L/3 इंटू θ1। यहाँ से आपके पास निकालोगे तो क्या आएगा, 3WL θ1 डिवाइड बाय 3। 3 से 3 कट जाएगा, θ1 से θ1 कट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी W की कितनी, 4 MP/L। ये आंसर आपके पास आ जाएगा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। किस किस ने निकाल लिया, किस किस ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था बताइए, 3 लोगों के अलावा। सभी का आंसर यही आ रहा है।
गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कोई बात नहीं बेटा, आप कर लेना। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएं? बताइए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाए क्या? ठीक है, चलो मान के चलो कि तुम्हारे पास इन केस ये आ जाता है, फॉर कंटिन्यूअस है, तो आप क्या करोगे? अगर ये कंटिन्यूअस बीम आपके पास कोई आ जाती है, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाती है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ इस बीम के लिए आंसर कितना होगा? इस बीम के लिए प्लास्टिक लोड का आंसर कितना होगा? कि ये क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता आपके, बट अगर इन केस आ गया तो मैं बता देता हूं इसको कैसे करना है। देखो इसको कैसे कंसिडर करोगे? फिक्स की तरह सेंटर पे, ये दोनों फिक्स हो गए, ये फिक्स हो गए, सेंटर पे लोड है। ये फिक्स कंसिडर करोगे और यहाँ पे जो लोड लग रहे हैं वो कितने पर लग रहे हैं? L/3, और यहां से भी कितने पर है? L/3। ऐसे ही है, ऐसे ही है ये। इस बीम के लिए आंसर कितना था? इस बीम के लिए आंसर कितना था? बताइए, इस टाइप की बीम के लिए आंसर कितना था? 6 MP/L। इस बीम के लिए आंसर कितना था? इस बीम के लिए आंसर कितना था? सेकंड वाली बीम के लिए 8 MP/L। इस बीम के लिए आंसर कितना था? 4 MP/L। तो इन सभी में से जो भी मिनिमम आ रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। समझे? इन तीनों में से जो भी मिनिमम आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो जब भी अगर इन केस कंटिन्यूअस बीम आ जाए, आ नहीं सकता ये कभी भी, बट इन केस अगर आपके पास आ जाए तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है।
आपने जो पास्ट में जो क्वेश्चन कर रखे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व कर दोगे। तो मतलब जब भी कंटिन्यूअस बीम आती है तो उसको डिवाइड कर देना है अलग अलग बीम के अंदर, और उन बीम का आंसर आपको पहले से ही पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका आंसर कर सकते हैं। क्लियर क्या? ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कन्वेंशन बीम के लिए, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। क्या? इन केस ऑफ continuous beam, in case of continuous beam, continuous support will behave as fixed support। ओके, अगर कोई कंटिन्यूअस बीम है तो उस केस के अंदर जो भी कंटिन्यूअस सपोर्ट होंगे वो कैसे बिहेव करेंगे? एक फिक्स की तरह। पता नहीं बेटा, पता नहीं, पर आता तो वहीं पर है। कंटिन्यूअस बीम है तो जो आता तो वहीं पर है, नहीं आता, आया तो नहीं अभी तक। हाँ वहां तो है, वहां पे तो कंटिन्यूअस बीम ही पढ़ते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बुक मिल जाएगी आपको एक दो सप्ताह, एक वीक के अंदर, जल्दी ही आपको वहां से लास्ट ईयर के भी क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको। पता नहीं, अगला नेक्स्ट सब्जेक्ट नहीं पता। कोलैप्स कंडीशन देखो क्या कहता है, जैसे कि मान के चलिए कि आपके पास ये आंसर है, मान के चलिए ये आपके पास कोलैप्स लोड है यहाँ पर, ठीक है, मतलब ये यहाँ पर प्लास्टिक लोड हो चुका है, ये यहाँ पर आपके पास क्या हो चुका है? प्लास्टिक लोड, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है प्लास्टिक लोड, जिसे आप अल्टीमेट लोड भी कहते हैं। ये प्लास्टिक लोड आ चुका है, कितना आपके पास? 4 MPa/L। ओके, तो इसे आप डिजाइन लोड भी कह सकते हैं, अल्टीमेट लोड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर इन केस हम बात करते हैं किसकी? अपर बाउंड थ्योरम की। अगर हम बात करते हैं आपसे अपर बाउंड थ्योरम की, तो अपर बाउंड थ्योरम क्या कहता है? जैसे कि मैंने वहां पर भी लिखा था कि ये यहां पर जो है वो आपके पास क्या है? पीयू है। ये यहां पर क्या है? पीयू है। तो अपर बाउंड थ्योरम में मैंने आपको क्या बताया था कि जो अपर बाउंड थ्योरम है, यहां का जो लोड होगा वो आपके पास इससे ज्यादा होगा या इसके बराबर होगा? याद आया? मैंने क्या लिखा था कि जो अपर बाउंड थ्योरम है वहां पे जो लोड लगेगा वो इससे ज्यादा होगा या बराबर होगा। तो मतलब अपर बाउंड थ्योरम में जो लोड की वैल्यू होगी वो इस वैल्यू से या तो ज्यादा आएगी या इसके बराबर आएगी। क्लियर? और अगर हम बात करते हैं आपके पास स्टैटिक थ्योरम की, हाँ मतलब लोअर बाउंड थ्योरम की, तो लोअर बाउंड थ्योरम आपके पास क्या कहता है? लोअर बाउंड थ्योरम आपके पास क्या कहता है कि ये आपके पास डिजाइन लोड है पीयू, तो इससे आपके पास ये तो कम होगा, ये इसके बराबर होगा। तो ये थ्योरम क्या कौन सी कहती है? स्टैटिक। और ये कंडीशन किसकी हो गई? अपर। यही तो क्वेश्चन गेट में आया था इस बार, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था, बस वैल्यू चेंज थी। अरे वो तो एग्जाम्पल बताया था,
सुधी बेटा वो तो एग्जाम्पल बताया था, मैं बता रहा था कि वो गेट में पेपर आया था, उसका एग्जाम्पल था वो। अरे भाई तुम तो, वो एग्जाम्पल बताया था मैंने, तुम सोचे कि वो वैल्यू है, उसकी वैल्यू नहीं थी वो। मैं बता रहा था कि एग्जाम में जो क्वेश्चन था उसका प्लास्टिक लोड आपके पास कितना आ रहा था, उसका आ रहा था आपके पास 2 MP/L, ये कहा था मैंने। 2 MP में 9, ऐसे मैंने कहा था वहां पर। ठीक है, चलिए अब यूडी रहता है, अप्रोक्सीमेट 2 पेज रहता है आपके पास का सॉल्यूशन। ये आपके पास क्या है, ठीक है, ये रहा, और यहां लग रहा है यूडीएल, ठीक है, जिसका स्पान कितना है आपके पास, एल है। इसका आंसर भी डायरेक्ट याद रखिए, प्लास्टिक लोड कितना होगा, 11.67 MP/L का स्क्वायर, ये रहा। इसका सॉल्यूशन भी बहुत लेंथी रहता है, 2 पेज का। सेम ज्यादा होना चाहिए कोलैप्स लोड तो कोलैप्स कंडीशन, हाँ बिल्कुल सही, कोलैप्स लोड के लिए ज्यादा होना चाहिए और उसके लिए कम होना चाहिए। क्लियर, इस बीम के लिए ये वैल्यू डायरेक्ट, ठीक है। सेम को बात यहीं पर आती है कि इसका क्वेश्चन भी आपको कितने पेज से निकलेगा, 2 से। कर लिया बेटा, कर लिया क्या, किस किस को इसका सॉल्यूशन करना है, किस किस को इसका सॉल्यूशन देखना है, बताइए, किस किस को इसका सॉल्यूशन देखना है। अरे कोई तो हाँ कह दो, किसी को नहीं देखना। चलिए फिर बात करते हैं आपके पास फ्रेम स्ट्रक्चर की। किसकी बात करते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर। अभी जितना भी हम बात कर रहे थे वो आपके पास किसकी कर रहे थे, बीम स्ट्रक्चर की। सर ये मेंस में आ सकता है क्या, मेंस में प्लास्टिक एनालिसिस नहीं आता, वहां पे सिर्फ आपके पास एलएसएम आता है, और एलएसएम के अंदर भी कौन सा आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है आपके पास कनेक्शन से, दूसरा आता है लेसिंग और बैटन से, बस ये 2 पार्ट आते हैं वहां पर, ठीक है। देख लेना जब मेंस के बैच पढ़ोगे तब देख लेना ये वाला क्वेश्चन, वहां पे तो पर वहां पे करवा देते हैं क्वेश्चन, सिलेबस में नहीं होता तब भी करवा देते हैं, ठीक है, मन की हो जाता है वहां पे यही चीज दोबारा पूरा चलेगा, सेम चीज दोबारा चलता है वहां पर आपके प्री में कभी नहीं आ सकता। प्री में ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, प्री में ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, बीम आती है और कहते हैं इसका आंसर बता दो, क्योंकि इसका आंसर करेक्ट आपके पास 2 पेज से कम में नहीं होगा। इसका ये वाला जो क्वेश्चन था इसका हमने कितना सिंपल आंसर निकाल दिया, बट इसको आप 3 पेज से कम में नहीं कर सकते। इसका अगर आप सॉल्यूशन देखोगे ना तो इसका आप कर ही नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि इसके लिए कितने मैकेनिज्म बनेगी, इसके लिए बनी 1 मैकेनिज्म, ठीक है, इसके लिए कितनी बनी 1 मैकेनिज्म, इसके लिए कितनी मैकेनिज्म बनती है 2 मैकेनिज्म, टोटल मिला के 4 मैकेनिज्म करनी होगी, और उन 4 में से जो मिनिमम आएगी ना वो इसका आंसर होगा। मेंस में 2 घंटे होते हैं आपके पास, 5 क्वेश्चन करने होते हैं, एक क्वेश्चन 60 नंबर का, ठीक है। चलो
ठीक है, ये क्या है, क्या लिखा है, वो ऑपरेशन कोचिंग के लिए कितना टाइम होता है, 2 महीने, 2 या 3 महीने। चलिए अब देखिए, ये आपके पास फ्रेम है, इसे क्या बोलते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेंटर पे आपके पास लोड लग रहा है, सेंटर पे लोड लग रहा है W, जो आपके पास कितना होता है L/2, और यहां से भी कितना है आपके पास L/2। फ्रेम का नहीं आता आपके पास, और यहां से 0.2 W लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो आपके पास प्री में आता है, क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये तो कभी कभी जिंदगी में नहीं आए तुम्हारे क्वेश्चन। ठीक है, अगर आ जाते तो मैं इसका आंसर पता ही नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्या आता है यहां से, फ्रेम के लिए इनडिटरमिनेंसी बताओ। अब इस फ्रेम के लिए इनडिटरमिनेंसी बताओ कितना होगा। तीन यहां पर, 3 यहां पर, कितने हो गए 6। इक्विलिब्रियम कितनी होती है 3, तो आपके पास कितनी हो गई 3, कितने हो गए 3 हो गए। इंडिटरमिनेंसी यहां पे कितनी होगी 3 होगी। क्यों, अब बात आती है कि सर यहां पे 3 क्यों लिया, क्योंकि बेटा यहां पे वर्टिकल लोड भी लग रहा है और हॉरिजॉन्टल लोड भी लग रहा है, वर्टिकल लोड भी लग रहा है और हॉरिजॉन्टल लोड भी लग रहा है। समझे बात को। क्लियर, यहां पे 3 क्यों लिया, क्योंकि वहां पर इससे पहले पे लोड सिर्फ ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में था, जबकि यहां पे लोड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में लग रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात, प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड फॉर कोलैप्स R+1 कितना हो गया 4। क्लियर, हाँ। अब मुझे ये बता दो कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ कोलैप्स कंडीशन कितनी आएगी, टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज यहां पर कितनी बनेगी, ये बता दो। इस फ्रेम को देखकर बताइए कितनी जगह पर आपके पास स्ट्रक्चर पे बन सकती है। पहली कहां बनेगी फिक्स सपोर्ट, दूसरी कहां बनेगी फिक्स सपोर्ट, तीसरी कहां बनेगी अंडर द लोड, चौथी चेंज ऑफ सेक्शन पर, पांचवी चेंज ऑफ सेक्शन पर। तो कितनी बनी प्लास्टिक हिंज, कितनी बनी 5। सभी का आंसर गलत है। और अब बताइए इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म कितनी बनेगी, अब ये बताइए इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म कितनी बनेगी। T-R, T कितना है 5, R कितना है 3, तो कितनी बन गई 2। तो यहां पर जो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म बननी चाहिए वो कितनी होगी 2 होगी। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है। चलो अब आती है, यहां पर होती है 2 इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। ठीक है, अभी ये 2 इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म कौन कौन सी होती है। पहली तो आपके पास होती है, यहां पर जो मैकेनिज्म है उसे बोलते हैं आपके पास बीम मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, बीम मैकेनिज्म। ठीक है, दूसरी जो आपके पास मैकेनिज्म है उसे बोला जाता है आपके पास स्वे मैकेनिज्म। क्या बोला जाता है, स्वे मैकेनिज्म।
ओके, बट यहाँ पर ये दो मैकेनिज्म तो है, बट इन दोनों के कारण से एक तीसरी मैकेनिज्म और आती है जिसे क्या बोला जाता है, कंबाइन मैकेनिज्म। क्या बोला जाता है, कंबाइन मैकेनिज्म। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके पास ये आता है क्वेश्चन कि फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर कितनी मैकेनिज्म बनती है, तो याद रखना 3 बनती है। ठीक है, तो याद रखना इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म आई तो हमारे पास निकल के 2 है, पर बनती कितनी है, 3। क्लियर? अब आती है कि बीम मैकेनिज्म कौन सी है। अब पहली बात आपके पास कौन सी आती है कि सर ये बीम मैकेनिज्म कौन सी है। तो बेटा जब आप इसकी नेमिंग करोगे ना, आप इसकी जब नेमिंग करोगे जैसे कि ए बी सी डी और ई, तो आपके पास जो बीम मैकेनिज्म है, ठीक है, तो आपके पास जो पहली बीम मैकेनिज्म होगी उसके अंदर आप सिर्फ किसको एनालाइज करोगे, बीम मैकेनिज्म के अंदर आप किससे एनालिसिस करोगे, ओनली बीसी वाले पार्ट को, ओनली बीसी वाले पार्ट को। और यहां पे इसकी जो कैपेसिटी है वो होती है 2 MP। यहां पे इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, एम, और यहां पे कितनी है, MP। तो मतलब यहां पे आपके पास कैपेसिटी कितनी है, 2 MP। यहां से लोड कितने पे लग रहा है, L/2। यहां से कितने पे लग रहा है, L/2। तो आप इसको खुद ही सोल्व कर लोगे। ओनली कन्वेंशन पर्पज से बात कर रहे हैं यहां पर। आपके पास ऑब्जेक्टिव में कभी क्वेश्चन नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो बीम मैकेनिज्म में तुम किसको एनालिसिस करोगे, बी सी डी को, बी सी और डी। कौन कौन इसका आंसर निकाल सकता है, बताइए आप लोगों में से कौन कौन इसको आंसर निकाल सकता है। बी पर कितना मोमेंट ले लिया, बी पर कितना मोमेंट माना, सेंटर पे लोड लग रहा है, सेंटर पे ये θ1, ये θ2, इससे कोरोस्पोंडिंग ये कितना हो गया, θ1, और इसके कोरोस्पोंडिंग ये कितना हो गया, θ2। बताइए कितना मोमेंट माना, 2 MP। क्यों माना, जब बी आपके पास इस तरीके से है, यहां पे आपके पास 2 MP है और ये आपके पास MP है, तो ये तो इंटरसेक्शन हुआ ना दो के बीच में। भाई ये तो इंटरसेक्शन हुआ ना 2 MP और MP के बीच में, तो कितना लोगे, MP। अब निकालो इसका आंसर, MP करके करो, बताओ कितना आ रहा है। यहां पर आपके पास आएगा MP, इस जगह पे भी आपके पास कितना आएगा, MP, और यहां पर 2 MP, और यहां पर भी 2 MP। आप सोल्व करो, अब सोल्व करिए, आपका आंसर निकल के आएगा WP इक्वल टू 12 MP/L। अब तुम्हारा आंसर ये निकल के आएगा। आप सही आया ना, समझ गए गलती क्या कर रहे थे। जहां पर इंटरसेक्शन आया और 2 मोमेंट का कंपेयर किया, तो बेटा वहां पे हमेशा वैल्यू कौन सी लोगे, मिनिमम वाली लोगे। अगर 2 मोमेंट का कंपेयर किया तो कौन सी लेनी है, कम वाली। और रीजन क्या लिखोगे, ड्यू टू सेफ्टी। क्लियर सभी को? कल समझ में आ गया था क्या मनमोहन बेटा, मनमोहन बेटा कल समझ में आ गया था जब हम सी के ऊपर दोनों को कंपेयर कर रहे थे। 6 नहीं आएगा, 6 क्यों आएगा, मोमेंट चेंज कर देना बीच में।
तो वही चीज मैंने बोली है, जब B एक तरफ लेफ्ट साइड पे 2 MP था और राइट साइड पे MP था, तो मैंने क्या कहा था कि B पर कम वाला लोगे, वही मैंने लिखा है। अच्छा क्या बोला मैंने? यही बोला कि मैंने कि जो कल बोला था ऐसे ही मैंने बोला। ठीक है चलो, अब बात करते हैं स्वय मैकेनिज्म। स्वय मैकेनिज्म, स्वय मैकेनिज्म आपके पास कौन सी होती है? स्वय मैकेनिज्म कौन सी होती है? ये आपके पास फ्रेम है, ये आपके पास फ्रेम है, और इस फ्रेम के कारण से आप इस फ्रेम के अंदर जो साइड से लोड लगता है ना, कौन सा? 0.2 W, स्वय के कारण से जो आपके पास साइड से लोड लगता है 0.2 W, ठीक है, जिसका डिस्टेंस आपके पास यहां से कितना है? L, कितना है? L। तो आपके पास जो फ्रेम है इस तरीके से स्वय कर जाएगा, आपके पास जो आपके पास ये फ्रेम होती है इस तरीके से स्वय कर जाता है, जो कि यहां से भी कितना निकलता है? डेल, और यहां से भी कितना निकलता है? डेल। तो मतलब जितना स्वय यहां से करेगा उतना ही तो स्वय वहां से होगा। क्लियर क्या भाई? जितना स्वय यहां से होगा उतना ही वहां से होगा, क्योंकि फ्रेम तो क्या है? एक ही है। तो अब यहां पे आपके पास क्या किया जाता है कि यहां पर आपके पास अगेन यहां पे क्या बनेगा? θ1, अगेन यहां पे क्या बनेगा? θ2, और अगर इसको हॉरिजॉन्टल से देखेंगे तो यहां पर भी इसके कोरस्पोंडिंग क्या होगा? θ1, और इसके हॉरिजॉन्टल से देखेंगे वर्टिकल से तो ये कितना मूव करा है? यहां से भी θ2। क्लियर क्या? क्लियर। अगेन आपको मैंने क्या बताया था, इनके अपोजिट हमेशा आपको क्या लगाना है? इनके अपोजिट आपको लगाना है क्या? मोमेंट। क्या लगाना है आपके पास? मोमेंट लगाना है। क्या लगाना है? मोमेंट आपको लगाना है। ठीक है। अब अगेन आपके पास यहां से θ1 निकालना है, tan θ1 निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, θ2 निकालो, tan θ2 निकालो, क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो एक बात बताओ, tan θ1 tan θ2 सेम नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? डेल अपॉन एन, डेल अपॉन एल, तो दोनों का वैल्यू क्या हो गया? सेम। तो मतलब यहां पर भी θ1 किसके इक्वल होगा? θ2 के। क्लियर हो गया? यहां पर भी आपके पास जो θ1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? θ2 के। अब बताओ यहां से आंसर कितना आ रहा है? यहां से आंसर निकाल के बताओ कितना आ रहा है। वो ही करना है आपके पास, वर्चुअल वर्क थ्योरम। अगेन यहां पर भी आपको क्या लगाना है? वर्चुअल वर्क थ्योरम लगाना है आपको यहां से। विशाल बेटा आराम से करो क्वेश्चन, दोनों बार आपने आंसर गलत निकाला है और इस बार भी जल्दबाजी में गलत कर दिया। चेक करो अच्छे से। थीटा किधर घूमता है कैसे पता चलता है? देखो ये बीम है, ये बीम है, नीचे गया तो कहां गया भाई? यहां से इस सपोर्ट से देखो, यहां से कैसे गया बताओ? ये बीम ऐसे जा रही है तो हॉरिजॉन्टल से यहां से कैसे गया? एंटी क्लॉकवाइज, बस। और यहां पर ये बीम ऐसे है और यहां से देख रहे हैं और मेरी बीम ऐसे जा रही है, तो यहां से कैसे गई बताओ? बस। तो यहां पे तुम खड़े हो, बीम ऐसे गई तो डायरेक्शन ये हो गया, यहां पर है ये ऐसे गई तो यहां पे ऐसे हो गया, यहां पर ऐसे गई तो यहां पर ऐसे हो गया, और यहां पर ये बीम ऐसे गई तो ये डायरेक्शन ऐसे हो गया। बस समझे क्या? जिस डायरेक्शन में टर्न कर रहा है उस डायरेक्शन में कर देना। अब निकाला है बिल्कुल सही। हाँ मैं यही तो कह रहा, आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि 4 MP अपॉन में थीटा आएगा और यहां से आएगा 0.2 W इंटू थीटा इंटू एल। तो थीटा से तो थीटा कट जाएगा, जब ये इसको कट करोगे तो आपके पास कितना वैल्यू आ जाएगा? 20 MP अपॉन में एल। अब बिल्कुल सही आया है।
क्लियर। और जो कंबाइन मैकेनिज्म होती है तीसरी वाली, जो कंबाइन मैकेनिज्म होती है, कंबाइन मैकेनिज्म आपके पास जो होती है वो आपके पास क्या होती है, वो सम होता है। सम होता है किसका, सम ऑफ बीम एंड स्वे मैकेनिज्म। यहां पर तुम्हारा सिलेबस खत्म होता है। और जो तुम्हारे पास कंबाइन मैकेनिज्म है ये किसका सम होता है, बीम और स्वे का। मतलब यहां पर दोनों के कारण से लगेगा, यहां पर दोनों के कारण से लगेगा। क्लियर। यहां पे तुम्हारा सिलेबस खत्म होता है। अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। और पढ़ा दो बेटा, क्या पढ़ा दे और अभी बताया ना, अभी तो नहीं। अब तुम सुधी क्वेश्चन तो लगा लो। मेंस में कहे तो नहीं आता, प्री में कहे तो 1 या 2 नंबर। मेंस में कहे तो नहीं आता और प्री में कहे तो आपके पास 1 या 2 नंबर। कोड लिखवा दें। ये बात भी सही कह रहे, अभी टाइम है, कोड लिखवा देना चाहिए। लिखो कोड, लिखो सारे, लिखो कोड, लिखिए कोड लिखिए। इंपॉर्टेंट कोड लिखिए। सबसे पहले तो ये लिखो, IAS 800 2007। तुम्हें पता तो हमारा स्ट्रक्चर का कौन सा है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, IAS 456 2000। कौन सा है, डिजाइन ऑफ रेनफोर्स, सीधा लिख लो, डिजाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर। ठीक है। और फिर आपके पास होता है IAS 1843 2012। बताओ ये किस कोड है, ये है डिजाइन ऑफ PSC मेंबर। PSC की फुल फॉर्म क्या होगी बताओ सर, वो टेक्निकल टीम को बोल देना शेड्यूल अपडेट कर। हाँ बेटा बोल देंगे। प्री स्ट्रेस कंक्रीट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 133702009 लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर। जो रिटेनिंग वॉल होती है, पानी की टंकियां होती है, डैम होते हैं, वो सारा आप इसमें पढ़ते हैं। ठीक है। हाँ तो यही तो लिखा है 1343। से बेटा क्या पढ़ते हो तुम लोकेश बेटा, 1343। IAS 10262। ये आपके पास किसका होता है, कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन का, कॉन्क्रीट मिक्स
डिजाइन, अच्छा 1343 है, 1343, अच्छा अच्छा ऐसा क्या, ठीक है नोट कर लिए ये। चलो उसके बाद है IAS 383, लास्ट जो 2019 का पेपर हुआ उसमें ये कोड सबसे ज्यादा पूछा, IAS 383, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। पहला क्वेश्चन यही था, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को कौन सा कोड क्लासिफाई करता है, तो आंसर 383। दूसरा जो क्वेश्चन आया वो आपके पास क्या था कि इसके कितने जोन हैं, अगर जोन पूछे तो इसके आपके पास 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। जोन के कितने टाइप्स होते हैं, जोन आपके पास 4 है। कैसे होते हैं, आपके पास जोन 1 होता है, जोन 2 होता है, जोन 3 होता है, जोन 3 होता है, और जोन आपके पास क्या होता है, जोन नंबर 4 होता है। और फिर तीसरा क्वेश्चन कि जो फाइनेस्ट होगी वो इनमें से कौन से जोन से निकलेगी, जो सबसे फाइनेस्ट होगी, जो सबसे फाइनेस्ट कोर्स होगा वो कौन, फाइनेस्ट एग्रीगेट कहां से निकलेगी, जोन नंबर 4 से। तो यहां जोन नंबर 1 की एग्रीगेट कैसी होगी, जो नंबर 1 की एग्रीगेट कैसी होगी, कोर्सेस, ठीक है। अगर फाइनेस्ट एग्रीगेट की बात करें तो जो नंबर 4, और कोर्सेस की बात करें जो नंबर 1। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, मैं कह रहा ना इस जगह से क्वेश्चन नंबर ही पूछते गए। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा, आपने सुना होगा इनोर सैंड, आप लोगों ने सुना इनोर सैंड, कंक्रीट को बनाने के लिए एक मिट्टी लगती है साथ में, जो सोइल बोलते हैं उसे बोलते हैं इनोर सैंड। कहते हैं इनोर सैंड IAS कोड का, नहीं सुना कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। जो मिट्टी पानी से निकाली जाती है ना उसे इनोर सैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनोर सैंड। सोइल में आपने पढ़ा होगा एलुवियल सोइल, क्या सोइल में आपने पढ़ा था ना एलुवियल सोइल। तो जो एलुवियल सोइल होती है उसे ही कंक्रीट बनाने के लिए जब यूज लेते हैं तो उसे बोलते हैं इनोर सैंड। तो पूछा कि जो इनोर सैंड होती है वो किसके लिए बेस्ट होती है, तो कंक्रीट बनाने के लिए। पहला क्वेश्चन होती है कि आपके पास कंक्रीट बनाने के लिए जो सैंड यूज ली जाती है वो आपके पास कैसी है, कोर्स इनोर सैंड, ठीक है। कौन सी होती है मैं बता देता हूं आपको, एलुवियल वाली, एलुवियल सोइल को ही कोर सैंड बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो आपके पास इनोर सैंड है वो कौन से जोन में आती है, तो जोन नंबर 2 में आती है। फिर और स्टेट के अंदर क्या पूछा कि जो आपके पास इनोर सैंड है इसके साइज आपके पास कैसे होते हैं, बेटा ये मीडियम सोइल है, ये कैसी साइड होती है, मीडियम होती है। क्लियर, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। यहां से देख लो कितने क्वेश्चन बन चुके हैं। पहला क्लासिफिकेशन, फिर जोन, फिर फाइनेस्ट कहां से मिलेगी, कोर्सेस्ट कहां से मिलेगी, जो नंबर 2 कैसा है, मीडियम है आपके पास। फिर आपके पास क्या होता है, इनोर सैंड इसी के अंदर आती है, जो किसके लिए यूज की जाती है, यूज इन कंक्रीट मिक्स बनाने के लिए यूज की जाती है। इतनी चीज आपसे पूछ चुका है, देख लो इतनी चीज आपसे पूछ चुका है। बना लिए यहां तक, फिर नेक्स्ट आपसे क्या पूछा, फिर आपके पास पूछता है कि IAS 516 है, 516 1959, ठीक है। अपडेट हुआ तो कह नहीं सकता बट तब का है ये कोड।
ये क्या बताता है? मेथड ऑफ टेस्ट फॉर कंक्रीट। कंक्रीट पे जितने भी टेस्ट किए जाते हैं ना, कंक्रीट पे जितने भी टेस्ट किए जाते हैं उसके लिए 516, कितना? 516। जोन 3 है, 3 13 कहां से हो गए बेटा? 4 ही जोन होते हैं, ठीक है। फिर एक कोड आपके पास ये आ रखा था 1893। 1893 ये तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। डिजाइन ऑफ अर्थक्वेक, डिजाइन ऑफ अर्थक्वेक रजिस्टिंग बिल्डिंग, इसके लिए होता है। ये डायरेक्ट आपसे पूछ रखा है ये वाला पार्ट भी, ठीक है। कितने जोन होते हैं इसके? इसके अगर जोन की बात करें तो इसके जोन होते हैं 4 होते हैं, ठीक है। पहले 5 थे, अब आपके पास 4 ही होते हैं, ठीक। तो बता देता हूं इसके कैसे कैसे क्वेश्चन थे। जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ, जोन 5। अब क्या करा, जब ये कोड 2000 के बाद में अपडेट हुआ, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। इन दोनों को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। तो अब जोन कितने बचे? 4 ही बचे हैं। पहला और दूसरा जोन क्या कर चुके हैं? कंबाइन कर चुके हैं। जो सबसे क्रिटिकल जोन है ना, सबसे क्रिटिकल जो जोन है ये वाला होता है, क्रिटिकल जोन इसको कहा जाता है। और एक क्वेश्चन में आया कि जो मोस्ट सीवियर आपके पास अर्थक्वेक है वो कहां पर आते हैं? जोन नंबर 5 में आते हैं। जोन नंबर आपके पास 5th में आते हैं। और कहते हैं कि सबसे सेफ जोन होती है अर्थक्वेक के अंदर, वो कौन से जोन के अंदर आता है? जोन नंबर 2 के अंदर आता है, जोन नंबर 2 में आता है, ठीक है। जो आपके पास सबसे सेफ होती है, ठीक है, सेफेस्ट इन अर्थक्वेक, तो वो आपके पास कौन से जोन है? आपके पास जोन नंबर 2। क्लियर? जोन 3 में मतलब, अच्छा ये वाला पूछ रहे हो क्या? अब तक पूछे ही नहीं भाई। कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन, समझे क्या? यहां पे क्या आएगा? फाइन आएगा। तो ये क्या हो गया? वेरी फाइन। खुद देखो ना, बन गया ना, कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। समझ गए? हाँ तो बोल दो। नोट कर लिया? जल्दी करो बेटा। सर 2 जोन 3 वाला होगा ना? अरे तो मेरी बात समझ नहीं रहे, मैं तभी ऐसा उल्टा नहीं बताता। ये 4 जोन है, जोन नंबर 2 बस। जोन नंबर पहला है ही नहीं वहां पर, जोन नंबर पहला है ही नहीं वहां पर। पहले सीधा बोल दिया, पहले और दूसरे को कंबाइन कर दिया, ऐसा लिखा रहता है वहां पर। नाम चेंज नहीं करा, नाम वही है। यहां से क्लियर हुआ क्या? बताओ। अभी देखो कोड की बात करो बेटा, अभी कोड चल रहा, अभी कोड की बात करो। फिर ये वाला कोड पूछ रखा है 432, आपके पास किसका है? 432 1982, ये आपके पास किसका है? ठीक है, ये आपके पास बताता है किसके बारे में? माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील, माइल्ड स्टील, मीडियम टेंसाइल स्टील। फिर आपके पास एक कोड और है
1789। ये आपके पास है, ये बताता है स्पेसिफिकेशन ऑफ, देखो माइल्ड आ गया, मीडियम आ गया, स्पेसिफिकेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। बाकी लिखवा दिए। बस ये याद रख लो, एसपी नंबर 16 और एक एसपी नंबर 24, एक एसपी नंबर 6। ये आपके पास है स्टील टेबल, ये है आपके पास स्टील टेबल, और एसपी नंबर जो 16 है डिजाइन एड ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है आपके पास। और जो 24 वाला है ये सेम ही है, डिजाइन एड ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। ये है आपके पास 2000 वाला और ये है आपके पास 1984 वाला, ऐसे है। पर आपको ये वाला याद रखना है, जो आपके पास आरसीसी स्ट्रक्चर को कौन एक्सप्लेन करता है, तो एसपी नंबर 16 डीएमआरसी के अंदर। और जो आपके पास अगर आ गया आपके पास ऐसे करके आरसीसी 1984 वाले को कौन सा एक्सप्लेन करता है, तो एसपी नंबर 24, एसपी नंबर 24। और एक और आपके पास बच रहा है 13920, डिजाइन ऑफ डक्टाइल डिटेलिंग, डिजाइन ऑफ डक्टाइल डिटेलिंग। जो आप पढ़ते हैं ना रेनफोर्स, आरसीसी पढ़ते हैं, आरसीसी में पढ़ते हैं मिनिमम रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट स्लैब के अंदर कॉलम में, वो सब कुछ कहां से ले रखा है, 13920 ये बताता है। तो बेटा वहां पे फिर बीएमसी में क्या पढ़ोगे, बीएमसी में क्या पढ़ोगे, वहां पे भी तो लिखवाएंगे। बीबीएस का कोड नहीं, बीबीएस का कोड नहीं बेटा। ठीक है, बीएमसी के जितने कोड है, बीएमसी के मान के चलो अभी बीएमसी के कम से कम 20-22 कोड और है। ठीक है, तो वो कहां बात करेंगे, बीएमसी वाले के अंदर, वहीं पर लिखवाया जाएगा वो। बीएमसी से रिलेटेड जैसे सीमेंट के कोड हो गए, कंक्रीट के कोड हो गए, वो सारे कोड वहीं पे बात करें, टिम्बर के कोड हो गए, ब्रिक के हो गए, वो सब बात वहीं पे करेंगे। ठीक है, जरूर बेटा। ठीक है, तो जब तक के लिए अलविदा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चन लगाते रहिए। जो नहीं लगेंगे उसको आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक तो नहीं कहेंगे क्योंकि अभी मिलने वाले हैं कल आपसे। ठीक है ना, चलिए। डक्टाइल डिटेलिंग, हाँ बादाम खाते रहिए, डक्टाइल डिटेलिंग है ना। ठीक है, चलिए, थैंक यू बेटा, थैंक यू।